हे व्हाट्सअप गाइस, सनविद हियर। सो आज हम देखने वाले हैं मैकबुक M1 एयर बेस मॉडल का फुल रिव्यू। और आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगा जनरली M1 मैकबुक्स के बारे में भी, और ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है और मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं ऑलरेडी, और आज उन सबको हम सम अप कर देंगे और मैं एक फ़ाइनल वर्डिक्ट दे दूंगा इस पर। और ये एक फ़ाइनल रिव्यू है मैकबुक एयर का। और गाइस, अगर आपने पहले की वीडियोस चेकआउट नहीं करी हैं और आपके कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, तो वो ज़रूर देख लेना कुछ भी परचेज़ करने से पहले, क्योंकि ये फर्स्ट जेन है एप्पल सिलिकन का और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी। और गाइस, शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो पे लाइक भी ज़रूर दबा देना। सो गाइस, शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से। और एक वेज शेप डिज़ाइन मिलता है हमारे को इसमें। और गाइस, ये बहुत सारी आइट्रेशंस के बाद आया है। आपने जो प्रीवियस मैकबुक्स देखे होंगे, जो 2020 वाला मॉडल था जिसमें इंटेल की चिप्स थी, वो सेम डिज़ाइन के साथ था। सो ये ट्राइड एंड टेस्टेड डिज़ाइन है, तो इसमें आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। और जो मैकबुक एयर है उसकी डिस्प्ले भी अपग्रेड हुई है और वो मैकबुक प्रो जैसी हो गई है, बस ब्राइटनेस का फ़र्क है 100 निट्स का। सो अगर आप आउटडोर में ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मैकबुक प्रो आपके लिए शायद बेटर ऑप्शन होगा। बट जो डिज़ाइन है वो गाइस ट्राइड एंड टेस्टेड वाला है, और ये लास्ट ईयर भी यही था अगर आप इंटेल वाला मॉडल परचेज़ करेंगे। एंड गाइस, ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही प्रीमियम होती है, और सब कुछ आपको मेटल बिल्ड में मिलता है, पूरी मेटल कंस्ट्रक्शन होती है। और गाइस, जो आपको पोर्ट्स मिलते हैं, एक होता है 3.5 mm जैक ऑक्स वाला पोर्ट, और बाकी के दो टाइप सी पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट इसमें एक प्रॉब्लम है क्योंकि ये इतना पतला होता है और कोई पोर्ट आने की जगह है नहीं, और HDMI USB आप सोच भी नहीं सकते इसमें लगाने का। और गाइस, अंदर से भी सेम बहुत ही ज़्यादा स्लिक डिज़ाइन है, और ये मैंने पहले भी बताया था, अगर आप एक कॉइन भी प्लेस कर दे बीच में तो भी उसकी स्क्रीन क्रैक हो जाएगी, वो इतना पतला होता है और वो बंद भी नहीं होगा। तो एक दो चीज़ों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। और गाइस, बहुत लोग पूछते हैं इसमें कि आपको कोई कीबोर्ड का कवर या स्क्रीन गार्ड चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए होता, क्योंकि एक टच स्क्रीन नहीं है तो आपको स्क्रीन गार्ड की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फिंगरप्रिंट आ जाएंगे अगर आप उसे छुएंगे, लेकिन उस पर कोई स्क्रैचेस नहीं आने वाले। और गाइस, जो मैजिक कीबोर्ड है इस पर, वो भी बहुत ही सॉर्ट ऑफ अपग्रेड है। पिछले एक बटरफ्लाई कीबोर्ड आता था जो काफ़ी ख़राब था, और वो ऑब्वियसली बैकलिट भी है ही। और गाइस, ओवरऑल अगर आप बिल्ड क्वालिटी को देखें, जो प्राइस है बेस मैकबुक एयर का इंडिया में, और बाकी उसी रेंज में अगर आप लैपटॉप्स कंपेयर करें, सो कोई कंपैरिजन नहीं होता। एप्पल की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सुपीरियर हो जाती है, और स्पेशली जो स्पीकर्स एप्पल देता है अपने लैपटॉप में, आई थिंक उसका कुछ भी कंपैरिजन नहीं होता। स्पीकर्स पता नहीं लैपटॉप में इतने ख़राब क्यों आते हैं। और गाइस, दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिज़ाइन के अलावा, वो है आप लोगों ने विंडोज़ के बारे में बहुत कुछ पूछा है, और विंडोज़ की मैंने वीडियोस बना रखी है कि आप उसको कैसे चलाएंगे पैरेलल्स के थ्रू। बट इसमें मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि मेरी एप्लीकेशंस बहुत बार क्रैश कर रही थी, और पैरेलल्स का उसके बाद एक अपडेट आया था जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें चलना शुरू हो गई थी। ये मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई थी, सो उस पर 2 वीडियोस बन रखी हैं ऑलरेडी। और गाइस, विंडोज़ का यही रिव्यू है कि पैरेलल्स के थ्रू अगर आप चलाएंगे तो वो अच्छा खासा चल जाता है। अब वो डिपेंड करता है आप उसको कितने कोड्स अलॉट कर रहे हैं और आपका क्या काम है एसेंशली, बट उस पर आप कुछ भी चला सकते हैं। और जैसे कोई कमेंट्स में पूछ रहा था कि वो नॉर्मल विंडोज़ की तरह आप उस पर कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल वही सेम वैसे ही चलती है जैसे आपका एक नॉर्मल सिस्टम चलेगा। सो गाइस, विंडोज़ है पहले से स्टेबल, पर बहुत ज़्यादा स्टेबल अभी भी नहीं है। और गाइस, फिर आ जाते हैं डिस्प्ले पे। सो रेटिना डिस्प्ले है, एक अलग टाइप का सॉर्ट ऑफ 2K रेजोल्यूशन होता है इसमें, 4K नहीं होता, पर स्क्रीन बहुत ही अच्छी है आई थिंक। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे, इसके बाद मैंने जो एक अल्ट्रा वाइड LG की अलग से ख़रीद रखी है अपने लिए, और ये मैट फिनिश नहीं है। जो अल्ट्रा वाइड है वो सॉर्ट ऑफ मैट फिनिश है,
और इस पे मतलब जो ओवरऑल डिस्प्ले और ब्लैक्स जो हैं स्क्रीन के वो काफ़ी 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 अच्छे हैं। और जैसा आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे ये सब कुछ बहुत ही क्रिस्प और क्लियर दिखता है इस पे। और गाइज़ कोई भी अगर परचेज़ कर रहा है तो ये याद ज़रूर रखना कि आपको एप्पल टीवी प्लस फ्री मिलता है 1 ईयर के लिए, और एप्पल आर्केड फ्री मिलता है 3 मंथ्स के लिए, और उसको अवेल करने के लिए शायद 1 मंथ होता है। सो आप 1 मंथ में उन दोनों को अवेल कर लेना आपको अगर एप्पल टीवी या कुछ भी देखना है ऐसे ही फ्री में। सो काफ़ी कुछ आपको साथ में मिल जाता है। और जो डिस्प्ले है ओवरऑल उसमें आई थिंक आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। 2K डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होता है। जो 4K स्क्रीन्स होती हैं किसी और लैपटॉप में वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। और आई थिंक ओवरऑल जो अगर आप एक्सटीरियर्स की बात करें, सो जो बिल्ड क्वालिटी है और जो कलर रिप्रोडक्शन है और जो कीबोर्ड है और जो मेटल बॉडी है, सब कुछ अगर आप देखें तो बहुत ही प्रीमियम सारी चीज़ें हैं इसमें अगर आप प्राइस को देख के चलें। क्योंकि मोस्टली इस रेंज में जो लोग थिन एंड लाइट नहीं खरीदते, मैंने देखा है गेमिंग लैपटॉप ज़्यादा लेते हैं। अगर आप थिन एंड लाइट से कंपैरिजन करें सो XPS आता है, पर XPS में जो i3 या i5 आपको मिलता है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है अगर आप M1 के हिसाब से देखें। सो गाइज़ macOS Big Sur इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पहले ही आपके पास ये लैपटॉप है तो इसको फटाफट अपग्रेड करिए, क्योंकि SSD वाला जो इशू था वो रिजॉल्व हो जाएगा। और गाइज़ गेमिंग का एक अपडेट है। मैंने पहले गेमिंग सॉर्ट ऑफ करके दिखाई थी और वार्म था टेम्परेचर, बट अब यहाँ दिल्ली में समर्स आ गई है और काफ़ी गर्मी हो गई है। सो मैंने देखा है मेरा लैपटॉप बहुत हीट होना शुरू हो गया है। और जो गेमिंग में अगर आप सॉर्ट ऑफ आधा घंटा या 1 घंटा गेम कोई भी चलाएंगे जो हेवी है, सो आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीटअप होगा। तो ये है, ये मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि मैं गेम्स चला के दिखा रहा हूँ बट मैकबुक जनरली गेमिंग के लिए नहीं बने होते। सो ये बात को आप ध्यान में ज़रूर रखना। ये फैनलेस डिज़ाइन है और इसमें कोई भी एक ओपनिंग नहीं है जिससे एयर आउट जाए, बस इसमें हीट पाइप्स हैं। सो ये बहुत ही डिफरेंट मैकेनिज़्म है, सॉर्ट ऑफ फ़ोन वाला मैकेनिज़्म है। और ये जो प्रोसेसिंग पावर है बहुत ज़्यादा है उसके हिसाब से। एक फैनलेस डिज़ाइन बहुत ही मुश्किल होता है पुल ऑफ करना, और ऑब्वियसली उसकी वजह से कोई नॉइज़ नहीं है जो बाकी लैपटॉप्स में आती है, पर ये एक ट्रेड ऑफ है। और मैकबुक प्रो में आपको वही फ़ैन मिल जाता है। पर ओवरऑल गेमिंग में मैंने देखा है कि हीट बहुत हो रहा है समर्स में, एटलीस्ट दिल्ली के समर्स में काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। मेरा लैपटॉप क्रैश नहीं हुआ उसके बाद एक टेम्परेचर पे जाके, और CPU जो है वो थोड़ा अपनी स्पीड को कम कर लेता है और फिर एक कांस्टेंट स्पीड पे चलता है। वो ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता है, अबाउट 10-15% का ड्रॉप होता है परफॉर्मेंस में, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता थर्मल थ्रॉटल की वजह से। तो आपको उस पर कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप जनरली इसको गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी सब सॉफ्टवेयर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। मैंने इस पर फाइनल कट प्रो चला के दिखाया है और iMovie चला के दिखाया है। ये सब जो वीडियो एडिटिंग वाले होते हैं, ये जो पिछला i3 था और i5 था मैकबुक्स में, वो बिल्कुल ही फेल था इसको चलाने में। i3 वाले सिस्टम पे तो आप चला ही नहीं सकते, फाइनल कट ऐसा हो गया था। और गाइस जो ऐप्स हैं इस पे काफ़ी कुछ अभी भी रोज़ेटा पे चलता है, और जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं काफ़ी सारी वो अभी भी रोज़ेटा पे हैं। और मैंने बहुत सारी कोडिंग वाली ऐप्स चला के दिखाई थी। और जो ओवरऑल ऐप्स का सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है। और जो macOS वाली ऐप्स हैं स्पेसिफिकली वो काफ़ी अच्छी चलती हैं, जैसे मैंने एसफॉल्ट चला के दिखाई है। पर जो थर्ड पार्टी ऐप्स है जो बीटा में है उनमें आपको अभी भी बग्स दिख सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट आ जाते हैं Geekbench पे। सो Geekbench के जो स्कोर्स हैं अगर आप i3 और i5 से कंपेयर करें सो वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। पिछला जो मैकबुक था उससे लीप्स अहेड है, 3.5 टाइम्स अहेड है। सो बहुत ज़्यादा फ़र्क है अगर आप नंबर्स के टर्म्स में कंपेयर कर रहे हैं। पर इंटेल के लिए काफ़ी ऐप्स बनी हुई थी और इसके लिए नहीं बनी हुई हैं अभी। सो वो एक ट्रेड ऑफ है। सो गाइस
तभी मैंने बताया है कि ये फर्स्ट जेन के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, पर अभी भी ये फिनिश्ड नहीं है क्योंकि अभी ऐप्स आ रही हैं। और M1 और M1X में इतना फ़र्क नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेजल्स कम हो जाएंगे, ये मतलब जो थोड़ी कॉस्मेटिक चीज़ें हैं वो आएंगी। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस शिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, जैसे 3.5 टाइम्स था इस बार, वो नहीं होगा गाइस, क्योंकि वो पहले ही हो चुका है। और जो मेन एवोल्यूशन था इंटेल से एप्पल सिलिकॉन वो हो चुका है। और फर्स्ट जेन के हिसाब से बहुत ही अच्छा आई थिंक प्रोडक्ट है। और जैसा परफॉर्मेंस इसने दिया है वो किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था एप्पल से। और सॉर्ट ऑफ इंडिया के लिए भी जब से एप्पल स्टोर आया है आई थिंक ये सॉर्ट ऑफ गेम चेंजर है। आपको स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के अराउंड 84,000 का पड़ जाता है, और उस रेंज में आई डोंट थिंक और कोई इतना अच्छा लैपटॉप है। एक्सपीएस वगैरह इससे थोड़े महंगे ही पड़ते हैं और उनकी परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास नहीं है, स्पेशली i3 अगर आप कंपेयर करेंगे इसके साथ। सो गाइज काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं अब जो आपको पुल कर रहे हैं एक मैकबुक लेने की तरफ। और गाइज एक दो चीज़ें और बता दूं, जो इकोसिस्टम है एप्पल का वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वही उसी में ही घुसना है। वो ऑब्वियसली बेटर होता है क्योंकि वो कनेक्टिविटी होती है, पर वो ज़रूरी नहीं होता। सो आपको आईफोन साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। और गाइज ऐप्स की जो बात है, लोग एक्सेल का पूछ रहे थे, अब एक्सेल वर्ड ये सब कुछ आपको मिल जाता है और आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। आपको अगर फ्री में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है और उसमें भी आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा खुद गूगल पे, और मतलब आपको वर्क अराउंड्स मिल जाएंगे अगर आपको है कि आपको कुछ परचेज़ नहीं करना। सो यही है ऐप्स के ऊपर। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट वाली ऐप्स हैं और अडोबी वाली ऐप्स हैं, एप्पल की जो खुद की ऐप्स हैं, उनमें आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। वो आई थिंक बहुत ही बड़ी कंपनीज़ हैं और वो बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट पुश कर रही हैं एप्पल सिलिकॉन की तरफ। और गाइस ब्लूटूथ का मैंने पहले ही बताया, 2-3 डिवाइसेस मैंने कनेक्ट करके दिखाए थे इकट्ठे, और मैंने ये नहीं चेक किया है कि कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, पर 2-3 आई थिंक सफिशेंट है। सो मेरा माउस हमेशा कनेक्टेड रहता है और वो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। और मेरा जो हब है साथ में वो भी लगा रहता है और एयरपोर्ट्स पे कनेक्टेड, सो काफ़ी कुछ कनेक्टेड रहता है उसके साथ। और गाइस हब से अब चलते हैं इशू पे, एक जो हब्स पे आया था जिससे मैकबुक डेड हो रहे थे। सो ये इशू रिपोर्ट करना ज़रूरी है इस रिव्यू में। सो अगर आप कोई बहुत ही सस्ता सा चीप सा यूएसबी हब ले रहे हैं जिसमें से आप चार्जिंग वगैरह करेंगे, तो वो आप ध्यान रखना। और मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, वो ज़रूर देख लेना कि आप अपना मैकबुक किल होने से अवॉइड कैसे कर सकते हैं। और गाइस दूसरी चीज़ है एसएसडी का जो स्वैप इशू था, स्वैप मेमोरी बहुत ज़्यादा हो रही थी और एसएसडी का रीड राइट बहुत ज़्यादा हो रहा था बेवजह, जिसकी वजह से जो एसएसडी की लाइफ है वो काफ़ी लोगों की बहुत कम हो रही थी। और ये रिपोर्ट हुआ था, ये अराउंड 1% 2% केसेस हैं सारे एप्पल मैकबुक्स में से। अब इसमें ये केस है कि आपको अपना जो iOS है वो लेटेस्ट वाला रखना है, और 11.2 के ऊपर कुछ भी जो है वो एकदम लेटेस्ट है और उसमें ये वाला इशू रिजॉल्व कर दिया गया है। सो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और अगर आपको चेक करना है आपकी एसएसडी की हेल्थ कितनी है, तो एक मैंने सॉफ्टवेयर दिखाया हुआ है ड्राइव DX, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो इशू है ये आई थिंक जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाना चाहिए अगर आप अपना iOS अपग्रेड करेंगे, नहीं तो आगे जाके मतलब आपकी SSD की हेल्थ कम होती जाएगी। सो SSD हेल्थ, बैटरी हेल्थ, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, आपका जो लैपटॉप है वो उसकी लॉन्जेविटी बेसिकली इफ़ेक्ट हो रही है। और आपको बेसिकली एक जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ कम मिलेगी अगर आप का ऐसा कोई भी इशू होता है, पर ये होता नहीं है जनरली और ये अपडेट में फ़िक्स हो चुका है। और अगर आपको फिर भी ऐसे इश्यूज़ आते हैं
तो आप ऑब्वियसली एप्पल को कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में भी वो रिप्लेस कर देते हैं, जैसे मेरा एयरपॉड एक ख़राब हुआ था तो उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया था, और आईफोन के साथ भी सेम ही था जब तक वो वारंटी में होता है। तो गाइज़ ये अपना SSD और बैटरी इनको ज़रूर एक बारी चेक कर लेना। अगर बहुत ज़्यादा डिप है, 2-3 महीने में ही बिलो 90% चला गया है, तो फिर आपको एक बारी देखना पड़ेगा उसे। और गाइज़ उसके बाद आ जाते हैं कोडिंग के ऊपर और स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफ़िकली क्या क्या आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है Xcode। और अगर आप एक iOS डेवलपर हैं, अगर आपको मैकबुक की ऐप्स बनानी है, एप्पल वॉच की ऐप्स बनानी है और iOS वगैरह कुछ भी करना है उन पे, तो उसके लिए Xcode है और वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और अगर आपको स्विफ्ट पे कुछ भी करना है, सो आई थिंक फिर तो मैकबुक ही बनता है अगर आप एक iOS डेवलपर है तो। और वो इस पे परफेक्टली फ़ाइन चलता है, वो मैंने चला के दिखाया हुआ है। और दूसरी चीज़ आ जाती है, मैंने डेटा साइंस का अलग से रिव्यू डाला हुआ है, और मैंने एनाकोंडा चला के दिखाया था। इनिशियली इश्यूज़ दिखाए थे, फिर उस पर फॉलोअप्स भी बताए थे मैंने कि क्या क्या कैसे कैसे चलना शुरू हो गया था। और सॉर्ट ऑफ सारे पैकेजेस ही चल रहे हैं मोस्टली। और विजुअल स्टूडियो पे भी मैंने पाइथन चला के दिखाया हुआ है, जो उसका बीटा वर्जन आउट हुआ था। जो कोडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं, आपको इश्यूज नहीं आएंगे। फिर भी अगर आप कोई नीश लैंग्वेज या कुछ भी ऐसा नीश यूज़ करते हैं जो आपको लगता है कि शायद नहीं बना होगा, और ऐसा होना नहीं चाहिए स्पेशली कॉलेज वालों के लिए, तो फिर आप एक बारी चेक करके ज़रूर लें। लेकिन मैंने ओवरऑल टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च ये सब कुछ चला के दिखाया हुआ है डेटा साइंस में, और पाइथन वगैरह चला के दिखाया हुआ है, और C++ ये सब कुछ इजीली चल जाएगा, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। और गाइज़ इसी के साथ साथ मैंने जुपिटर चला के दिखाया हुआ है, स्पाइडर चलाया हुआ है इस पे, काफ़ी सारे इंटरफेस चला के दिखाए हुए हैं, और आई डोंट थिंक कोई भी आपको इशू आएगा इस पर। और अगर आता भी है, जैसे कि जब इनिशियली ये लॉन्च हुआ था तो जो डॉकर है, डॉकर नहीं चलता था, और फिर डॉकर का एक अपग्रेड आ गया था अराउंड 2 मंथ्स बाद, और अब डॉकर अवेलेबल है M1 मैकबुक्स के लिए। ऐसे ही बहुत सारे अपग्रेड्स आ गए हैं, पर फिर भी ये अभी फर्स्ट जेन है और आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा अगर आप कोई नीश प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। जो बेसिक कॉलेज वर्क है, आई डोंट थिंक आपको उसमें कोई भी इशू आएगा। और सिमिलर फॉर आर्किटेक्चर एज वेल, मैंने ऑटोकैड चला के दिखाया हुआ है, काफ़ी लोगों ने पूछा था उसके बारे में, मैंने उसकी परफॉर्मेंस भी दिखाई हुई है। गाइस, और कोडिंग में मैंने ये जुपिटर स्पाइडर पे सब कुछ चला के भी दिखा रखा है। और गाइस ओवरऑल अब मैं सम अप कर दूं अगर इस रिव्यू को, बहुत ही अच्छा फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है। जो नेक्स्ट जेन होगा प्रॉब्ली उसमें स्मॉलर बेजल्स होंगे, कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे, परफॉर्मेंस लीप इतना नहीं होगा, पर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको परचेज़ करना है तो मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ इस रेंज में ये मैकबुक, और आप इसको बिना सोचे परचेज़ कर सकते हैं। और गाइज़ जो भी इश्यूज़ हैं वो मैंने बता दिए हैं, और आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर रहना। अगर कुछ भी आगे ऐसा आता है तो मैं फटाफट उसका रेजोल्यूशन वगैरह सब कुछ शेयर कर दूंगा पहले ही। आई थिंक उसमें कोई इशू आपको नहीं आएगा। और गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।